one-stop destination for you guys to boost your life with so many personalities which can actually help you to guide in your life. तो आज है हमारे एक नए गेस्ट के साथ हम, और जो है मिस्टर रजत अरोरा। तो चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में और देखते हैं कि आप उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके सबसे पहली चीज़? First of all, thank you so much, Sumit, for calling me here. It is an absolute pleasure for me to come and सभी के साथ एक चीज़ें शेयर करने को कभी कभी टाइम मिल जाता है। इनफैक्ट इतने सारे बच्चे जुड़े रहते हैं और वो ये चीज़ कहीं ना कहीं होप करते हैं कि दे शुड नो मोर अबाउट अस, बिकॉज वो लोग बस एक स्क्रीन पे हम लोग को एज अ एजुकेटर हमेशा से देखते आए हैं। तो इट रियली फील्स गुड कि हम लोग को एक चांस मिला है कि हम लोग खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ एटलीस्ट, एंड ऑल थैंक्स टू यू कि यू हैव कॉल्ड मी हियर। तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी और आई होप कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड वन। एंड सेम हियर दिस साइड सर, बिकॉज मुझे पता है कि आपका शेड्यूल कितना ज़्यादा बिजी है, बट उस बिजी शेड्यूल में से अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक एजुकेटर का जो सबसे बड़ा काम होता है वो एक स्टूडेंट को एजुकेट करना होता है, नॉट ओनली अकेडमिकली बल्कि उसकी लाइफ के अंदर भी उसको गाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। बहुत ज़्यादा हम लोग का रोल ख़ास तौर पे इस टाइम पे जब इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट इतना फास्टली चेंज हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ यूथ स्पेसिफिकली, बिकॉज देर आर सो मैनी टीचर्स जो हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखते हैं तो जितने हमारे टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, उनको भी लास्ट 2 years और सो में मैं इतने सारे टीचर्स के कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, उनको भी बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इश्यूज़। क्योंकि हर इंसान टेक्नोलॉजी में इतना वर्स नहीं है, और मोस्ट ऑफ आर टीचर्स जो भी हम लोग देखते हैं वो एक उस पर्टिकुलर एज सेक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते। तो काफ़ी कुछ चीज़ें रही हैं, और आज के इस दौर में जो चल रहा है हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्टली चेंज हो रहा है। तो हम लोग को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ। स्पेसिफिकली हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ज़्यादा बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट्स को बता पाएँ जितना ज़्यादा हमें पता है। इतना हम लोग खुद कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है या ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट जितना हमारे पास नॉलेज है एटलीस्ट हम वो ज़रूर शेयर कर पाएँ बच्चों के साथ। ऑब्वियसली। तो सबसे पहला जो सर क्वेश्चन होता है हमारे पॉडकास्ट पे वो ये है कि अगर, वैसे तो सब जानते हैं बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक लाइन में कहें कि रजत अरोरा सर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि आई एम एक्सप्लोरर, आई एम लर्नर। मैं खुद अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एवरी वन आउट है। मतलब कि जब तक हम इस पॉडकास्ट के एंड तक पहुँचेंगे तो मैं बहुत कुछ आपसे भी सीख पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, बिकॉज हर किसी की, इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी है। हर इंडिविजुअल के पास एक अपना अलग एक तरीके से बोलते हैं ना, अलग चार्म है कि मतलब आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव्स उठा सकते हो। और मैं हमेशा से इस माइंडसेट से रहा हूँ कि जहाँ से जो आप ग्रैब कर सकते हो वो करो, बिकॉज वही सब लाइफ में काम आता है और सच कुछ नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को वन वर्ड में डिफाइन करूँगा तो आई वुड से कि आई एम अ लर्नर या फिर एक्सप्लोरर, बस इतना ही कहूँगा। और सर ये बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से कॉमन चीज़ है जो हम सभी एजुकेटर्स में होती है, और स्टूडेंट को सबसे पहले यही चीज़ सीखनी चाहिए कि हम लोग एजुकेटर हैं बट हम उससे पहले एक लर्नर है। करेक्ट। लर्निंग कंसिस्टेंट प्रोसेस है जो चल ही रहा है। मतलब हम लोग तो स्टूडेंट से ही इतना कुछ सीख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग जब इंटरैक्ट करते हैं, किसी के पास कुछ आर्ट है, किसी के पास कुछ आर्ट है, तो देयर इज़ सो मच टू लर्न। सबसे पहले तो यही चीज़ है। Even in the last 2 podcasts with Arpit sir from APpedia and second one is from with Anurag Chauhan Maths, ठीक है? तो उनसे भी जब मैंने ये पूछा तो ये जो वर्ड था ये जरूर उसमें ऐड था, दैट इज अनुराग चौहान इज अ लर्नर, अर्पित लर्नर। राइट। और इवन व्हेन समवन आस्क्ड मी कि आप अपने आप को बताओ आप कौन है, तो मैं भी यही मानता हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ। और मेरा मानना ये है कि लर्नर सिर्फ वो नहीं होता जो अपने से किसी बड़े एज से या अपनी से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले से सीखता है। हम अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इवन अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ, इनफैक्ट मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग वीडियोस बनाते गए हैं तो थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियोस एडिट कैसे करनी है, कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, वो सब मैंने पर्सनली तो स्टूडेंट से ही सीखा है कि आप यहाँ पे अपना कैमरा क्वालिटी ठीक करना है, यहाँ पे आपको ऑडियो यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें भी सीखते जा रहे हैं।
और एज वेल एज आज अगर हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स के पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज फ्री टाइम है, स्कूल जाना नहीं है, घर पे बैठ के वो लोग भी यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली बच्चे बैठे रहते हैं। और अगर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर आउट ऑफ 100 30 to 40% स्टूडेंट्स भी उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत मेजर हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज़ होके आ सकता है। 100% तो कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज यूट्यूब कभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था ही नहीं, हमेशा से ही ये एंटरटेनमेंट के लिए बना है। बट अगर हम लोग देखें इसको कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, मतलब लर्निंग नेवर एंड्स हियर, हमेशा चलता रहता है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली मैंने भी सर वैसे तो पॉडकास्ट के पर्पज से भी मैंने आपके चैनल को विजिट किया, मैंने देखा भी, इवन आपके बारे में भी आपके बताने से पहले भी जानने की कोशिश की। बट उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जब ये आइडिया मेरे माइंड में नहीं था, उससे पहले भी मैं आपकी वीडियोस देखता आ रहा हूँ। That's so nice, that's so nice. है कि एक दूसरे एजुकेटर की वीडियो का जो थंबनेल है वो सामने आ जाता है। राइट राइट, एक्चुअली वी ऑल आर ऑन अ सेम मिशन ना, हम लोग का एक ही मिशन है। और यूट्यूब एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेटर्स, तो सम और द अदर वे हर इंडिविजुअल एक उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, चाहे कोई भी एजुकेटर हो। आप चाहे कोई, मतलब नंबर्स तो कुछ मैटर ही नहीं करते यार, सब्सक्राइबर्स वगैरह कोई मैटर नहीं करते, एक वो प्यार होता है जो स्टूडेंट्स का मिलता है। अगर हम लोग को कोई 2 बच्चे भी प्यार देने वाले हैं तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। नंबर तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ इन गॉड्स हैंड, कि यार आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, तो सम और द अदर डे यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर श्योर। बट द थिंग इज़ कि हम सब एजुकेटर्स का एक विजन है कि हम लोग जितना ईजी स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को बना पाएँ, जितना अच्छा हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। जब हमें कुछ नॉलेज है और हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं तो हम क्यों ना कराएं, वाई नो। तो वही एक मिशन रहता है, इसी वजह से हम लोगों को पता भी रहता है कि कम्युनिटी में चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, कभी ना कभी आमने सामने हो ही जाता है सब लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो ये है कि वाई यूट्यूब। देखो इस चीज़ के ना मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि यूट्यूब से यू कैन रीच अप टू मासेस, मतलब यूट्यूब का कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहे उतना दूर तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पास कोई छोटा सा स्किल भी है तो आप उसको बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता आपको कोई मिलेगा। हर इंडिविजुअल की पॉकेट में आपने स्टडीज़ पहुंचा दी। अगर हम एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, वो जब चाहे तब देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ रहा है ना। मतलब हम लोगों को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं लाइक कि आप फ्री में थोड़ी ना प्रोवाइड कर रहे हो। हम लोग कई बार वहाँ पे चीज़ें लिख देते हैं कि द कंटेंट इज़ फ्री फॉर ऑल। तो कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्यों यूट्यूब आपको पे नहीं कर रहा, आप फ्री में कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, यूट्यूब तो आपको पे कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे यूट्यूब क्या पे कर रहा है और उसके बदले में जो एफर्ट लग रहा है वो नहीं रियलाइज़ होता। और सब लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब बहुत पे कर रहा है या बहुत बड़ा मेजर अमाउंट पे कर रहा है। बट जब आप काम करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जब आप एक लेवल पे एक क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग्स आती हैं वो ही बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सेकंड थिंग, बच्चों से तो यूट्यूब कुछ चार्ज नहीं कर रहा, सबको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो। तो स्टूडेंट्स तक वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रही हैं, सबसे पहला मोटिव। दूसरा मोटिव कि एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जब चाहो, जब मर्जी, जब आपका मन करे, आपका दिन में, रात को 1 बार 2 बार 50 बार, जब चाहो तब खोल के आप वीडियोस देखो। एक की नहीं पसंद आ रही दूसरे की देखो, दूसरे की नहीं पसंद आ रही तीसरे की देखो। आपके पास ओपन चॉइसेस अवेलेबल है। लाइक आपने कुछ कंटेंट डिलीवर करा है, कोई टॉपिक डिलीवर करा है, आपका मुझे नहीं अच्छा लगा तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है, उसका नहीं अच्छा लगा तो तीसरा ऑल्टरनेटिव है। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि आपके घर पर आपको इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, और क्या चाहिए बच्चों को। तो यूट्यूब, मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ा बूम यही है कि आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। जैसे कि सर मैं अगर बात करता हूँ इवन अपनी भी और ज़्यादातर एजुकेटर्स की भी, तो वो लोग जब टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो कई सारे लोग होते हैं जिनका मेन पर्पस ये होता है कि लाइक इट इज़ नॉट माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, समहाउ आई एम सपोर्टिंग माई सेल्फ यू नो ऑन अ मॉनेटरी बेसिस वी कैन से। बट धीरे धीरे जब ग्रेजुअली हम अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं तो हम अपने आप को उस प्रोफेशन में एस्टैब्लिश कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपने टीचिंग करना स्टार्ट किया होगा तो आपने ऑफलाइन ही अपने ट्यूशन में या कहीं पे पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। फिर आपने उसे शिफ्ट किया यूट्यूब पे, आपके माइंड में कोई ना कोई थॉट आया कि हाँ यार मुझे इस पे भी करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो पता ही नहीं था सर कि यूट्यूब पे भी मतलब एजुकेशन होती है और ऐसे सब्जेक्ट्स की वीडियोस होती हैं, चैप्टर्स की वीडियोस होती हैं। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एज अ क्रिएटर हम चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। तो मतलब वो इंसिडेंट कौन सा था
जब आपके माइंड में क्लिक करा कि यार मुझे वीडियोस डालनी है यूट्यूब के ऊपर? एक्चुअली मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एज अ एडुकेटर कभी यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँगा या कुछ ऐसा होगा। आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2014 से मैंने पढ़ाना चालू करा, और इनिशियली हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में हर कोई यार एक स्टूडेंट से स्टार्ट करता है कि वहाँ से शुरू करा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रो करते करते आप एक पोजीशन पे पहुँचते हो। तो इट वाज इन 2017 आई गेस, 2016-17 वाला सेशन था। तो कुछ 4-5 स्टूडेंट्स आके बैठे और हम लोग बस करियर काउंसलिंग डिस्कस कर रहे थे कि 12th के बाद आपको क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, आपके पास BCom है, BBA है, BCA है, क्या ऑप्शंस हैं। तो वो सारी डिस्कशन हो गया, एक बहुत बढ़िया हेल्दी डिस्कशन हुआ बच्चों के साथ। और डिस्कशन के बाद में लास्ट में जाते आते मुझे एक स्टूडेंट ने वैसे ही बोला कि भैया हम लोग ये बातें तो कर रहे थे, हम लोग क्यों ना इसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी यूट्यूब पे। हम लोग तो उस टाइम पे जियो आई थिंक जस्ट आया था 2016 में। तो उस सिनारियो में इंटरनेट सिर्फ ग्रो कर रहा था 2016-17 वाले सिनारियो में। सब जगह हम लोग यूट्यूब को, पहले के टाइम पे तो आपको 249 रुपीज़ में 1 GB मिला करता था। यूट्यूब डरते डरते खोलते थे कि ओपन करा और इंटरनेट गया सारा। तो वो एक वहीं से एक थॉट जनरेट हुआ। मैंने एक नॉर्मल सा करियर काउंसलिंग का एक वीडियो बनाया कि 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसको शेयर करा। उसको शेयर करने के बाद फिर वो जब बच्चों ने देखा तो वो कहने लगे कि भैया जब हम ये कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट बेसिक्स क्यों नहीं डाल सकते। तो मैंने फिर एक सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई नेवर न्यू कि ट्राईपॉड भी कोई चीज़ होती है। मैं किसी इंडिविजुअल को अपने सामने रखता था, वो कैमरा पकड़ के खड़ा होता था और वो कैमरा भी शेक कर रहा है। मतलब अगर आप मेरी इनिशियल वीडियोस देखोगे, कोई माइक नहीं है, कुछ नहीं है, बस वही अपना छोटा सा रूम है। उस टाइम पे ही वहीं से स्टार्ट करा और करते करते बस फिर चीज़ें पता लगने लगी, धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। मतलब एज सच कोई प्री प्लान्ड नहीं था, बट जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपको लगता है कि हाँ चलो ये भी कर सकते हैं एटलीस्ट। ऑब्वियसली और अब हम देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है चीज़ों के अंदर। 100%। मतलब वही बात है ना स्टार्टिंग वाली की, वी आर ऑलवेज अ लर्नर। हम लोग हमेशा से सीखते आए हैं और चीज़ें करते करते देखते देखते डे टू डे डेवलपमेंट होता गया। इनफैक्ट बहुत सारे एडुकेटर्स के साथ जब आप टच में हो जाते हो तो आप उनसे बहुत हेल्प लेते हो। आप कैसे कर रहे हो, या कोई सेकंड क्रिएटर कैसे कर रहा है, उनकी पास क्या अच्छी चीज़ है, मेरे पास क्या अच्छी चीज़ है। तो एट इन ऑल हम लोग मिल के एक बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर कर पाते हैं और हम लोग खुद को भी डेवलप कर पाते हैं। यूट्यूब तो वही बात है ना, कॉमन टू ऑल। आप देख सकते हो, आपको किसी का थंबनेल से कोई आइडिया मिल रहा है, आपको कोई वीडियो क्रिएशन से कोई आइडिया मिल रहा है। हर किसी की अपनी स्किल है। कुछ लोग इतनी अच्छी प्रेजेंटेबल वीडियोस बनाते हैं जो आज तक कभी सामने ही नहीं आए। अब इतनी सारी वो मैं इंग्लिश की वीडियोस भी देखता हूँ, या मैं इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ या बिजनेस की वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें कौन बना रहा है उसका हमें पता ही नहीं है। अब वो जो आर्ट वर्क है, वो जो स्किल है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे कभी वो करना नहीं आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस चीज़ पे अभी देख रहा हूँ कि वो कैसे हो सकता है। तो बस वही चीज़ें हैं, उसी तरीके से हम अभी भी सीख ही रहे हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसा कि सर मैं अगर देखता हूँ, आपने शुरुआत करी कि मैंने देखी है वीडियो और मैंने ग्रेजुअली देखा है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो बोर्ड को लेके हो, चाहे आपके ड्रेसअप को लेके हो, या फिर आने वाले टाइम के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वीडियोस की, है ना, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैंने ये देखा है कि शुरुआत में एक पर्सन जब एज अ क्रिएटर काम करना स्टार्ट करता है तो बड़ा मुश्किल होता है मोटिवेटेड रहना, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट शुरुआत में जो वीडियोस हैं उनकी कंसिस्टेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे लगता है कि 1 महीने में एक वीडियो बन गई, फिर 2 महीने बाद बन रही है, फिर 1 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर एक तो ये होता है कि मैंने मेहनत करके वीडियो बनाई, जो आपने बोला कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रखी, लेकिन वो पहुँच नहीं पाई, डिलीवर नहीं हो पाई उतने लोगों तक जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा, कई बार हम ऑलरेडी ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट कर पाएं यूट्यूब पे, और वो भी कोई किसी ऐसी चीज़ पे जिस पे मुझे कुछ मॉनिटरिंग मिल नहीं रहा। करेक्ट, क्योंकि मनी वर्क्स एज अ मोटिवेशन समटाइम्स ना। बिल्कुल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मनी इज द मोटिवेशन। हाँ, तो मतलब ऐसा क्या फैक्टर था जो आपको लगा कि यार नहीं, मुझे कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को? क्योंकि मैं अगर चैनल की बात करूँ, आपके आई थिंक 2014 में वो क्रिएटेड है, लेकिन यू हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2017। या 2017, अभी जस्ट मई में आई हैव कंप्लीटेड 4 years। तो मई 2017 आई थिंक फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, और उसके बाद उस पर्टिकुलर 2017 वाले ईयर में भी बस वो 5-7 वीडियोस अपलोड करे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो इवन बच्चों के साथ ये डिस्कशन कर रहा था अभी आई थिंक 10-15 दिन पहले ही, कि हम लोगों ने
17, 18, 19 3 साल में 100 वीडियोस अपलोड करे थे अप्रॉक्सीमेटली, कि इनिशियल 3 इयर्स में 100 वीडियोस, और अब ये 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग का टोटल अप्रॉक्सीमेटली 510 के आसपास वीडियोस हो गए। मतलब कि लास्ट 1 ईयर में वी हैव अपलोडेड अराउंड 400 वीडियोस, और 3 साल में हमने अपलोड करे 100 वीडियोस। कारण सिर्फ वही था कि वो जो एंगेजमेंट चाहिए होता है, वो जो मोटिवेशन चाहिए होता है, वो आपको तभी मिला और अच्छे से मिला जब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने लगी। मुझे 3 साल लगे आई गेस 100 के सब्सक्राइबर्स पहुंचने में। 3 साल में 14th ऑफ Feb 2020 में मैंने 100 के पूरा किया था, और अभी आई गेस जून चल रहा है, जुलाई स्टार्ट हो गया है 21, और हम लोग 800 के क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कि लास्ट 1 ईयर में उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है, प्लस कंसिस्टेंसी भी हो सकता है कि हम लोगों ने कंसिस्टेंटली 1 साल में जो 400 वीडियोस डाली हैं और 3 साल में 100 डाली थी, वो भी हो सकता है। तो 1 साल में लगभग वी हैव क्रॉस 700 के सब्सक्राइबर्स। तो इनिशियली मोटिवेशन सिर्फ यही था कि एक तो अपने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। मतलब मुझे पर्सनली जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो आई थिंक देखेंगे इसको ज़रूर, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो मैं उनको ज़रूर, मैं हमेशा से उनका थैंकफुल रहा हूँ। मतलब कि वीडियो अच्छा है बुरा है, उन लोगों ने कभी ये नहीं देखा, उन्होंने हमेशा भैया ये बढ़िया, इसके बाद आपको ये डालना है, ये बढ़िया, इसके बाद आपको ये डालना है। मतलब मुझे हमेशा से, मेरे चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो या यूट्यूब के भी जितने भी बच्चे हैं, वो हमेशा से ही कनेक्टेड रहे हैं। एक वो होता है ना कि 1-on-1 इंटरेक्शन वाली बात, हमेशा से एक इंटरेक्शन बना है। और एक चीज़ मैं हमेशा से मान के चलता हूँ कि अगर आप 1-on-1 कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो फिर आपकी ग्रोथ में कोई बैरियर नहीं है। आपको, हमें यूट्यूबर्स को, एजुकेटर्स को, हमें दूर तक कौन पहुँचा रहा है? हमें दूर तक पहुँचाने वाले हमारे बच्चे ही हैं। वो एक बच्चा है, वो अपने ग्रुप में एक वीडियो शेयर करेगा, अब उस ग्रुप में 30 लोगों को दिखेगा, 30 में से 10% 3 को भी अच्छा लगा तो वो 3 आगे अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं वही डे टू डे एक चेन होता है ना, कि धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, वो मोटिवेशन एक कंसिस्टेंट बना रहा। समटाइम्स कई बार ऐसा हुआ बीच में कि 2-3 महीने, जैसे एग्जाम टाइम्स होते हैं, कि हम लोग ऑफलाइन सिनारियो में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं एग्जाम्स के बीच में। अब मेरे पास तो पर्सनली 3 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैं 3 सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, अकाउंट्स भी ले रहा हूँ, बिजनेस भी ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी ले रहा हूँ। अब वही 11th में, वही 12th में, तो 6 बैचेस तो वैसे ही हो जाते हैं ऑफलाइन ही। अब उनके सारे डाउट सपोर्ट, उनका सारा कंटेंट बनाना है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं 3-4 महीने से कुछ भी नहीं कर पाया इनिशियली। मतलब लास्ट ईयर तो हम लोग एग्ज़ाम टाइम्स पे ही बच्चों के लिए जितना यूट्यूब पे कर पाए बहुत करा। मतलब रात भर भी बैठ के हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। कई वीडियोस में तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, मैंने कहा देखो यार टाइम देख लो, 4 बज रहे हैं, मैं 4 बजे वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे एक मोरल जस्टिफिकेशन आ जाता है कि बच्चे अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको उनके लिए करना ही पड़ेगा। और वही चीज़ मैं डेवलप भी कर पाया, वहीं से हम लोग आई थिंक ग्रो भी कर पाए, कि बच्चों को भी दिखा कि हाँ यार, अगर सामने वाला आपके लिए एफर्ट डाल रहा है तो आपको भी एक एटलीस्ट इन रिवॉर्ड आप कम से कम एक लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेट कर दो, इंस्पायर कर दो, आप शेयर कर दो। वही मैं हमेशा से बोलता हूँ, और वही एक छोटा छोटा शेयर जो होता है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो मैं तो हमेशा से ही ये बोलता हूँ कि हमारा चैनल सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ कुछ, मैं तो एफर्ट डाल ही रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो इसको यहाँ तक आज लेके आए हैं। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो आपने बताया, और कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कोई एक पर्सन जब कुछ करता है तो कई बार ऐसा होता है कि अपने लिए ना करके जब दूसरों की बात आती है तो मोटिवेशन का जो लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। सर मैं ये देखता हूँ जब हम कई बार काम करते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से भी डिमोटिवेट होते हैं कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन कई बार ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसमें से एक है कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं। आपने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात कहते हैं कि आप फ्री में कहाँ पढ़ा रहे हो। जब हम कहते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री कंटेंट, तो आप फ्री में कहाँ पढ़ा रहे हो, यूट्यूब तो आपको पे कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें होती हैं, और कई बार ऐसे सैडेस्ट लोग होते हैं जो इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव और ह्यूमिलेटिंग कमेंट कर देते हैं या कुछ लिख देते हैं जिससे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। मैंने भी खुद देखा है, मैं मानता हूँ 100 लोग हैं तो 100 में से 1 होगा शायद या 2 होगा, ठीक है, लेकिन दिख तो जाता ही है कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने सारे वीडियोस। मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अब लाइटली लेने लग गया हूँ। लाइटली लेने का रीज़न सिर्फ ये है कि अब एक तो आदत हो गई है भाई, कि हम लोग को ये पता है कि अगर 100 कमेंट्स आएंगे ना, तो 100 में अगर
90 अच्छे हैं तो 10 तो ऐसे होंगे यार जो हम लोग को लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है ना कि आपको हर कोई लाइक नहीं करेगा। कुछ लोग आपको लाइक करेंगे, कुछ लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, कुछ लोगों को आपका ओपिनियन अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इनिशियली तो बहुत बुरा लगता था कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब तो चलो फिर भी ठीक है, यूट्यूब आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बट इनिशियली जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, आप बिल्कुल ज़ीरो पे काम कर रहे हो, आपका मोटिव ये है कि आप एक एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, आपका मकसद ये है, और फिर आके कोई भी कह जाता है कि यार क्या कोई वीडियो क्वालिटी नहीं है क्या, इससे अच्छा ये होता है, उससे अच्छा वो होता है, तो समवेयर इट हर्ट्स। मतलब उस टाइम पे तो बहुत हर्ट होता था कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम गलत लाइन में आ गए, इसे छोड़ो। मुझे तो कई बार ऐसा फील हुआ कि मुझे बंद कर देना चाहिए, कि अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो इसको बंद करते हैं। बट फिर माइंड में यही आया कि यार अगर 2 लोग नेगेटिव कर रहे हैं तो 20 लोग पॉजिटिव भी तो कर रहे हैं। हमें नेगेटिव के लिए थोड़ी ना करना है, हमें तो पॉजिटिव के लिए करना है। हम लोगों को तो अगर एक कमेंट भी पॉजिटिव आ जाए तो उससे भी मोटिवेशन ले लेना चाहिए कि ठीक है, एटलीस्ट एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसका हमारे ऊपर ट्रस्ट है और वो हमारे से इंस्पायर्ड है या कहीं ना कहीं हमारे से जुड़ा हुआ है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये एक इंसान मुझे बहुत कुछ सिखा सकता है, तो वहीं से एक मोरल जस्टिफिकेशन आ जाता है। और हमेशा से मैं यही सोचता आया हूँ कि पॉजिटिविटी को अगर हम आगे रखते हैं ना तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म होती चली जाती है। तो मोटिवेशन बस यही रहा कि नेगेटिव को जस्ट इग्नोर करो और जो पॉजिटिव हमारे कमेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है और उन्हीं से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके, उन्हीं से मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना है। बाकी नेगेटिव कमेंट्स कभी बंद हो ही नहीं सकते। एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको नेगेटिव हेट्रेड भी मिलेगा, आपको उसके अंदर आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। मैं हमेशा से ही बस अच्छे कमेंट्स देख के मोटिवेटेड रहा हूँ। अब तो आदत हो गई है, खैर अब तो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं और हम लोग अब सारे पढ़ भी नहीं पाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि आई एम रियली सॉरी, कई बार मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता। अब आप दिन में 2, 3, 4 वीडियोस ड्रॉप कर रहे हो, हर वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आप कहाँ तक पढ़ोगे? तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम पढ़ पाऊँ, बिकॉज इनिशियल फर्स्ट डे से यही रहा है कि 1-on-1 इंटरेक्शन रहे बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो बच्चे स्नैपचैट पे कनेक्टेड हैं हमारे साथ या फिर इंस्टाग्राम पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं। इंटरैक्शन इज़ अ मस्ट। तो जितना भी टाइम मिलता है, मैं तो नेगेटिव कमेंट्स का भी रिप्लाई कर देता हूँ। मतलब कई बार ऐसे कमेंट्स होते हैं कि आपकी वीडियो में ये कमी है या ये है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट अगर मैं 10 नेगेटिव कमेंट्स में से 5 को समझा पाऊँ कि देखो आई एम रियली सॉरी, अगर मेरी गलती है तो आई एम सो सॉरी, बट आप इस चीज़ को भी समझो कि हम लोग भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दोनों एंड से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव का भी रिप्लाई करूँ, बट अगर नहीं कर पाता तो ठीक है यार, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे आपको इग्नोर करना पड़ता है। आप कब तक उन चीज़ों से बचोगे? बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है सर कि नेगेटिविटी को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको तो कर सकते हैं कंट्रोल, उसको तो बढ़ा सकते हैं, राइट, सस्टेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। यहाँ पे हमने आपके जो चल रहा है प्रोफेशनली आपकी लाइफ के अंदर उससे लेके कुछ पूछा, तो मैं आपसे आपके स्कूलिंग के बारे में भी जरूर पूछना चाहूँगा कि स्कूलिंग आपने कहाँ से की और क्या मतलब क्या चीज़ें थी और आपका किस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली इंटरेस्ट था। और कॉमर्स, जैसा कि मैं अगर बात करता हूँ, कई बार मैं खुद स्टूडेंट से पूछता हूँ, बेटा तुमने कॉमर्स क्यों ली? कहते सर हमारे साइंस बस की नहीं है, आर्ट्स में बेइज्जती हो जाती तो हमने कॉमर्स ले ली। मेरा तो बड़ा ख़राब सिस्टम रहा है। मतलब इनिशियल से ही स्कूलिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी स्कूलिंग में, जो मेरे लाइफ में नहीं थी। मतलब कहीं पे भी नहीं थी। 10th तक तो सबका कॉमन होता है कि आपको सब कुछ पढ़ना ही है। अब 10th के बाद क्या सिनेरियो आता है कि हम लोग वही इतने ज़्यादा उस टाइम पे ना मैच्योर होते हैं ना कुछ ऐसा होता है। मेरे कुछ 3-4 फ्रेंड्स ने साइंस लिया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार हम साइंस लेते हैं, सारे साइंस ले रहे हैं मैं भी साइंस लेता हूँ। ठीक है, 10th में आई गेस 80% के अराउंड मेरे मार्क्स आए थे, तो उसमें स्कूल ने भी कहा था ठीक है आपको साइंस लेना है ले लो। तो मैंने इनिशियली PCM के लिए ऑप्ट करा। जब अप्रैल में हमारे स्कूल वगैरह स्टार्ट होते हैं तो आई टुक PCM लेने के बाद अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है। मतलब 9th तक तो साइंस बहुत कंफर्टेबल चल रही थी, 10th तक तो बहुत कंफर्टेबल चल रही थी, 11th में आके मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई फिज़िक्स में। मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग लेवल की फ़िज़िक्स है, यहाँ से तो ये तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारे सर ने इनिशियली वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बता दी, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं बुक्स देख के ही डीमोटिवेट हो गया था कि इतनी बड़ी किताबें कौन पढ़ेगा। फिज़िक्स की ये बुक, केमिस्ट्री की ये बुक्स, मैथ्स की तो वो RD शर्मा शुरू में ही लगा देते हैं, तो मैथ्स की किताब। अब चलो ठीक है, इनिशियली ऐसा लगा, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि कोई बात नहीं, इनिशियली होता है, ये कौन सा है 2 दिन में पढ़नी है, पूरा साल में पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं। अभी करा धीरे धीरे करना शुरू करा, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो भाई अपने कवरेज क्षेत्र से बाहर है,
ये हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो फिर समर ब्रेक्स वगैरह हो जाते हैं। 20th ऑफ मई से हमारे यहाँ समर ब्रेक्स होते थे। अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, बस 30 to 40 डेज स्कूल जाना होता है। तो समर ब्रेक्स हो गए फिर 20th ऑफ मई से। उसके बाद भी मई में भी मैंने देखा, फिर जून के बाद हमारे पास 1 जुलाई को स्कूल ओपन हुए। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते थे उस टाइम हमारे 2020 मार्क्स के। यूनिट टेस्ट जब मेरे सामने आए तब मुझे रियलाइज़ हो गया, क्योंकि मेरे मार्क्स आई थिंक आउट ऑफ 20 किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 ऐसे नंबर आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ख़राब मार्क्स जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में। दूसरी चीज़, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंडल्ज था। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग क्रिकेट खेलते थे स्कूल की टीम से भी, और कभी एक टूर्नामेंट में जाना है, कभी दूसरे टूर्नामेंट में जाना है। तो वो माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा चलती थी और पढ़ाई कम चलती थी। फिर उस टाइम के बाद जब मैंने ये चीज़ फाइनलाइज हो गई, मैंने घर वालों को बताया अपने कि आई कांट डू दिस, ये साइंस वाइंस नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके देखो कि अगर वो कॉमर्स दे दें। अब मैंने उस टाइम पर रिक्वेस्ट करा तो हमारे जो प्रिंसिपल मैम थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कॉपरेट करती थी। सेकेंडली हम लोग स्पोर्ट्स टीम में थे, तो स्कूल को भी लगता था कि हाँ ठीक है हमारे बच्चे स्पोर्ट्स टीम के हैं, उनका फोकस ज़्यादा उधर है, तो हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। उन्होंने कॉमर्स दे दिया। अब कॉमर्स लिया तो कॉमर्स में भी 3 महीने का सिलेबस तो हो चुका है, बेसिक्स तो जा चुके हैं। मैं पहले दिन क्लास में गया तो सर ने तो वहाँ पे भी, भाई साहब आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आ गए, वही वाले तो बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड सिनेरियो हो गया। और उसके जस्ट जुलाई के बाद आई थिंक सितंबर में हमारे हाफ ईयरलीज हुए। तो अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट कॉमर्स का, जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आउट ऑफ आई गॉट 45 मार्क्स इन फाइनल्स एज वेल। तो कुल मिला के टोटल अगर हम 33% देखते हैं तो आपको 200 में से 66 मार्क्स चाहिए पास आउट होने के लिए, और मेरे तो 45 और 8 वही 53 अराउंड बैठ रहे थे। तो फिर प्रिंसिपल मैम ने मुझे बोला कि भाई साहब यहाँ से तो कुछ नहीं बनेगा, मतलब आपको 66 तो चाहिए ही चाहिए, 33% मार्क्स तो आपको चाहिए पास होने के लिए। और 11th में तो इतिहास रहा है कि ऐसे लाइन लगा के बच्चे फेल होते हैं, और मुझे लगा यार कि हो गया काम अपना भी, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और स्कूल वालों ने भी एक सेपरेट लाइन बनाई होती है वहाँ पे वो फेलियर्स की, और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। अब वहाँ जाके रिज़ल्ट तो उन्होंने मुझे दिया नहीं, और ये बोला कि यार आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ और उन्हीं को हम फेल का सर्टिफिकेट देंगे। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई, आप अगर बच्चे को आप फेल कर रहे हो तो ठीक है आप फेल कर दो, सर्टिफिकेट दे दो, लेकिन आप अगर पेरेंट्स को बुला के इंसल्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। मतलब एक 16-17 ईयर्स का बच्चा जो उस टाइम पे है, उसको आप, ये तो एक तरीके से मुझे मेंटली टॉर्चर लगा कि यार आप उसको तो इंसल्ट कर ही रहे हो, आप उसके पेरेंट्स को भी इंसल्ट कर रहे हो। बस वहाँ से वो चीज़ हिट हो गई कहीं ना कहीं, और ऐसा लगा कि यार नहीं, ये चीज़ तो बहुत गलत है और हम इसको कैसे फेस करें। मुझे पहले तो इनिशियली बहुत ज़्यादा डर लगा कि मैं घर पे कॉल कैसे करूं, मैं कैसे बताऊं कि ये रिज़ल्ट भी नहीं दे रहे, घर वाले तो वेट कर रहे हैं कि अब रिज़ल्ट आएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, वही सफिशिएंट है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स को पता था कि हाँ ठीक है यार, इसने स्ट्रीम्स वगैरह चेंज करी हैं, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो पासिंग मार्क्स आएंगे, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस यही थी। और मैं भी ये बोल के गया था कि 50% के अराउंड आ जाएंगे। बट मुझे तो कहीं से भी रियलाइजेशन नहीं था कि 11th में ऐसा कुछ होने वाला है अपने साथ। अब जब वहाँ जाके हुआ, बस फिर उस दिन बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ। बट पेरेंट्स के जाने के बाद स्कूल का थोड़ा सा एक अच्छा बिहेवियर ये रहा कि उन्होंने एक एवरेज मार्क्स एस्टिमेट करे। उन्होंने बोला कि ठीक है आपको हम प्रमोट कर देंगे, क्लास 12th में हम आपको प्रमोट करेंगे, और क्लास 12th के हाफ ईयरलीज एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हो, जो कि स्कूल में ही होते हैं, तो हम आपको 11th का सर्टिफिकेट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। 11th का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो बस उस दिन के बाद फिर प्रमोट करा उन्होंने 12th में, और वहीं से थोड़ा सा माइंड में भी वो चीज़ बार बार प्ले बैक करने लगी कि यार ये सिनारियो दोबारा ना आए लाइफ में कभी भी। तो थोड़ा सा स्टडीज़ की तरफ इंक्लाइन हो गया दिमाग, उधर चलने लगा। फिर अकाउंट्स में मेरे 11th में जहाँ लीस्ट थे, वहीं 12th में हाईएस्ट अकाउंट्स में ही थे, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट अकाउंट्स में ही रहा, और ओवरऑल एक अच्छे परसेंटेज के साथ 12th कवर अप कर दिया, क्लियर कर दिया। और वहीं से फिर एक चीज़ माइंड में आई, मैंने बस 12th के बाद ही फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि यार जो सिचुएशन मैंने देखी है एटलीस्ट कोई और बच्चा ना देखे, कि अगर ये सिनेरियो रहा है, इतना हमें ज़रूर आता है, इतनी स्किल्स हमें ज़रूर आती हैं कि किसी बच्चे को 33% तो दिलवा ही देंगे, 100%। तो वहीं से एक पढ़ाने का भी मोटिवेशन रहा कि जो चीज़ मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी है, वो चीज़ किसी और बच्चे के पेरेंट्स ना फेस करें। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि पेरेंट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन एक बच्चों के लिए है
वो हम लोग कभी पे बैक नहीं कर सकते। और अगर हम अपनी वजह से अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं तो उससे गलत चीज़ नहीं कोई हो सकती। मतलब दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर, वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग जो मैंने लाइफ में फेस करी है। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं इंटरनली बोलते हैं ना ब्रेक हो जाता है इंसान। ऐसा लगा कि यार ये तो अपने साथ ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। बट ठीक है, वो उस चीज़ ने ही शायद इतना ज़्यादा मोटिवेट करा कि उसी चीज़ की वजह से कुछ गलत होता है तो ही कुछ अच्छा होता है। आई थिंक उसी वजह से आज पढ़ा पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं बस। बिल्कुल सर, मैं ये क्वेश्चन जो था पूछने ही वाला था, आपने खुद ही बता दिया कि टीचिंग का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया कि आपने टीचिंग स्टार्ट करी। तो मुझे आपका जो जवाब है वो मिल गया है और आई बिलीव बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटिंग स्टोरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं सर। जो आपने बात बोली, जैसे 11th क्लास को हम सबको पता ही है, ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल रियलिटी है। मैंने भी फेस कर रखी है सर 11th क्लास के अंदर। Correct. और मुझे नहीं पता, मेरे को तो पहले लगता था स्कूल वाले जानबूझ के फिल कर देते होंगे हाथ में लेकिन 9th और 11th में ऐसा होता है। 10th और 12th के कंपैरिजन में दोनों थोड़े वो रहता ही है थोड़ा सा। कुछ बच्चों का माइंडसेट भी ऐसे ही रहता है ना। हम 10th और 12th को तो बहुत सीरियसली लेते हैं बोर्ड्स को, बट 9th और 11th एक तो सिस्टम चेंज हो जाता है। 8 to 9th का जो चेंज है वो बहुत मेजर चेंज है। 8 तक तो ऐसा आसानी से चल रहा होता है, 9th में वही फिजिक्स वही केमिस्ट्री इतना हार्ड हो जाता है। हार्ड मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली फील होता था कि बहुत हार्ड हो जाता है। और ऐसा ही सेम सिचुएशन 11th में आ जाता है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो। हर स्ट्रीम में एक ड्रास्टिक चेंज हमें सिलेबस में और एक बर्डन आ जाता है माइंड के ऊपर बहुत बड़ा। ऑब्वियसली सर यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जब आपने 12th के बाद ये डिसाइड किया कि मैं टीचिंग करूँगा, तो मैं देखता हूँ एक टिपिकल इंडियन फैमिली जो होती है उसमें शुरुआत से एक माइंडसेट होता है कि लड़का ये बनेगा या लड़की ये बनेगी या ऐसे करना है, या रिलेटिव भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो आपने टीचिंग का डिसाइड करा, तो मतलब उस वक्त फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आप टीच करना स्टार्ट कर रहे हो? तो एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये कुछ नहीं था कि मैं टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन आज भी मैंने लॉ भी करा है, तो मैं इनकम टैक्स GST भी थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, तो मैं वो भी चीज़ें देख रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लाइफ में कर रहे हैं, बट द मेन थिंग जो उस टाइम पे मेरे माइंड में था वो यही था कि मुझे टीचिंग को ज़रूर साथ में लेके चलना है, चाहे मैं कुछ भी करूं। और पेरेंट्स का हमेशा से ही कोई बर्डन नहीं था कि आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना है या कुछ है। और सेकेंडली हम लोग बहुत ही एवरेज रहे हैं अपनी स्कूल लाइफ में, तो उनके कोई बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे कि यार ये IAS बनेंगे या ये कुछ बनेंगे, ऐसा कुछ उनका एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। एक होता है ना कि आप टॉपर हो तो आपके पेरेंट्स को बड़े एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो सभी को, चाहे वो रिलेटिव्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, उनके मन में यही था कि हाँ ठीक है यार, ये ठीक ठाक अपनी लाइफ में कुछ छोटा मोटा दुकान खोल लेंगे, कोई थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेंगे या कुछ इस तरीके का, वही उनके माइंड में था। तो पेरेंट्स ने हमेशा से ही सपोर्ट करा है कि जो आपका मन करता है आप करो। और मेरे मदर को बहुत फील लगता था कि यार ये क्या है, तू कुछ बड़ा कर। मेरी मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं सम और द अदर वे, तो वो कनेक्टेड रहती थी कि नहीं एवरेज क्यों। उनके माइंड में हमेशा से ही रहता था कि थोड़ा और मेहनत करो, कुछ और एक्सप्लोर करो। अब हम लोग बेसिकली वी आर फ्रॉम सहारनपुर को अगर मैं एज अ सिटी देखूं तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड आ जाता है। अगर आप यूपी में देखोगे तो बहुत ही बैकवर्ड आ जाता है। और हम लोगों को उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला कि यार आपको 10th के बाद इतना भी किसी ने नहीं बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, DU में कुछ एडमिशन के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। तो मैंने अपने सिटी से ही ग्रेजुएशन करा, एक नॉर्मल सा BCom करा। और उसके साथ साथ फिर सेकंड ईयर में जब मैं आया BCom सेकंड ईयर में, तो मुझे किसी ने, मेरा फ्रेंड एक CA कर रहा था, तो उसने बोला यार एक CA होता है और उसका काम अकाउंट्स को आगे बढ़ाना होता है, बस उतना ही मुझे उसने बताया कि उसका काम अकाउंट्स बनाना होता है। मैंने कहा यार अकाउंट्स में तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो मैं भी फिर CA करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैंने BCom सेकंड ईयर के बाद अपना CA एंट्रेंस दिया, CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम CPT होता था, आज तो फाउंडेशन होता है। वो एग्ज़ाम दिया तो BCom के साथ साथ CA करना चालू करा। उससे थोड़ा सा और पढ़ाई में डेडिकेशन और बनने लगा, थोड़ा और अच्छा होने लगा। जब आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो तो वहाँ आप टैक्स पढ़ते हो, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे फिर किसी ने समझाया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि CA फाइनल बहुत टफ है और वो लोगों का 5-5 साल में भी नहीं निकलता, 6-6 साल में भी नहीं निकलता। तो आप फॉर अ प्लान B ऐसा कर सकते हो कि आप LLB कर लो टैक्सेशन से ही, कि आप टैक्स तो पढ़ ही रहे हो तो आप एटलीस्ट लॉयर तो हो ही जाओगे। तो मैंने कहा यार बात तो सही है। फिर मैं BCom कंप्लीट होने के बाद ही फिर अपना इसमें LLB में साइड चला गया कि हाँ ये भी करके देखता हूँ। फिर वो LLB कंप्लीट करी। फिर स्कूल में जब पढ़ाने की बारी आई, ऐसा लगा कई बार कि स्कूल में भी पढ़ा के देखें, एक्सपीरियंस लें, बिकॉज CBSE में कैसे इंटरनल चेकिंग होती है या किस तरीके से पेपर फ्रेम होता है
वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपने स्टूडेंट्स को सच में चाहते हो कि वो 100 on 100 स्कोर करें। तो स्कूल में जाने के लिए मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब वहाँ तो बीएड ज़रूर लगेगी। मैंने कहा यार अब तो बीएड भी करनी पड़ेगी। फिर साथ साथ ही मैंने बीएड करी और इतना सब कुछ साथ साथ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेस पढ़ा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई अलग चल रही है। मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया कि अपनी लाइफ को अच्छा करने के चक्कर में मैंने खुद को फंसा दिया बीच में कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए रखी हुई हैं। और यही एक बेसिक रीज़न है। अब बाय गॉड्स ग्रेस इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। शहर में हमारे अपने सिटी में टॉपर्स निकलने लगे, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने लगे। मेरे लिए मोटिवेशन ये रहता था हमेशा से कि यार मैंने कभी इतना स्कोर नहीं करा, मेरे बच्चों ने कर लिया ना, मेरा स्कोर हो गया। मतलब हम लोग हर साल इतना स्कोर कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि यार तुम लोग एक बार पेपर देते हो, हम लोग तो हर साल दे रहे हैं तुम्हारे साथ बोर्ड्स का एग्ज़ाम। इतना करने के बाद बस फिर बाय गॉड्स ग्रेस ऑफलाइन इतना डेवलप हो गया और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस वगैरह मिलने लगा। तो मैं सीए फाइनल आज तक भी नहीं दे पाया बिकॉज मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि सीए फाइनल में भी मैं पढूं। हाँ, आर्टिकलशिप मैंने अपनी ज़रूर स्टार्ट कर दी थी, काम सीखना चालू कर दिया था। वो इंटर के बाद ही हो जाता है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और मुझे काम सीखना ही था क्योंकि लॉ भी मेरा कंप्लीशन पे ही था, एलएलबी में भी मैंने पूरा कर लिया था ऑलमोस्ट। तो बस वही सारी चीज़ें रही और सीए का मुझे आज भी रिग्रेट है। और मुझे चांस मिला तो मैं 100% सीए फाइनल जब भी चांस मिलेगा मैं ज़रूर दे के उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर यहाँ पे आपने जो भी एक्सपीरियंस बताए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा टचिंग भी है सच में। और ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, कई सारी चीज़ें मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। मेरे भी मतलब करियर में अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ मिक्स हो गया था। एक टाइम ऐसा था, ठीक है, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 12th कॉमर्स से किया। 11th में मेरे पास विद मैथ्स थी, फिर 12th में वो विदाउट मैथ्स हो गई क्योंकि मैथ्स के साथ 36 का आंकड़ा था मेरा। तो मैंने देखा है जो इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है उसका मैथ्स के साथ हो जाता है। मेरे पास खुद 6 सब्जेक्ट्स थे, मैंने भी मैथ्स एडिशनल लिया हुआ था, नहीं कर सकता मैथ्स बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी जब करना स्टार्ट करी तो घर वालों ने थोड़ी सी प्रेशर करा कि आप तो पॉलिटेक्निक कर ले, उसमें अच्छा करियर है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, 306 रैंक आई, मैंने पॉलिटेक्निक करा, पूसा पॉलिटेक्निक से। फिर मेरे को नहीं आ रहा था इंटरेस्ट, मेरे को लग रहा था कि यार एक बुरा इंजीनियर बन के क्या फ़ायदा है, इससे बढ़िया ये है कि कोई छोटा काम कर लो, ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर मैंने छोड़ दिया वो सब कुछ, मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट था। फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मतलब आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन हर एक चीज़ का एक एक्सपोजर मिला। तो आई कैन रिलेट वेरी वेल। कई बार ऐसा होता है कि जब चीज़ें हमको कोई गाइड करने वाला नहीं होता ना, तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, मुझे लगता है। वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, हमेशा से ही कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग सोच के नहीं चलते हैं, वो हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि गॉड ऑलवेज हैव अ बिगर प्लान फॉर अस। उसके पास हमारे लिए हमेशा से बड़े प्लान्स होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, जबकि वो इट इज़ नॉट अस, हमने नहीं करा, वो कराने वाला वही होता है। सम और द अदर वे वो कहीं ना कहीं किसी को ज़रिया बनाता है और वो दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं, आप करते चले जाते हो। आपको कभी रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपने कौन से पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा एक अच्छा डिसीजन ले लिया जो आपको लाइफ में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाला है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। तो जैसा कि सर आपने बताया कि हमेशा से फैमिली के अंदर ये रहा कि मैं एक एवरेज हूँ, चाइल्ड हूँ, और ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा दुकान हो जाएगा या बिजनेस हो जाएगा। अब जब आपके पेरेंट्स देखते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स देखते हैं, तो क्या सोचते हैं? उनका क्या मतलब ओपिनियन है आपको लेके? बस आप ये देखो ना कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हो, और एक हम लोगों को, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी, मतलब मैं बाहर बहुत ज़्यादा देखा है मैंने लोगों को, मेरे कुछ कज़न्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं। इंडिया से बाहर लोगों का ऐसा अप्रोच नहीं है, बट इंडिया में मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि लोगों को थोड़ा सा दिखावे का यहाँ पे एक माइंडसेट है लोगों का हमेशा से, कि अगर आप एक साइकिल पे चल रहे हो तो आपको सामने वाला उसी तरीके से जज करेगा, आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। वहीं आप एक स्कूटर पे चलोगे, एक्टिवा पे चलोगे, वो आपको वैसे ट्रीट करेगा। जब आपके पास कार हो जाएगी उसमें भी वो आपको जज करेगा कि कार कौन सी है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। तो जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते रहते हो, जैसे जैसे आप ये चीज़ें बाय करते रहते हो जो कि मटीरियलिस्टिक है, जिसका हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि हम लाइफ में तो नॉर्मली ग्लो कर रहे हैं, बट लोगों के लिए वही चीज़ें होती हैं, वो जिसके पास जितने दिखावे वाली चीज़ें हैं ना, वैसा लोग अपना माइंडसेट बदलते रहेंगे आपके टवर्ड्स। मतलब वही लोग जो स्कूल टाइम पे, बिकॉज हम लोग वी आर फ्रॉम अ वेरी आई कैन से मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग के पास कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं यार, नॉर्मल सा एक स्कूटर होता था मेरे फादर के पास, और उन्होंने अपने लाइफ में मैक्सिमम टाइम पे वही, उसी पे उन्होंने हमें स्कूल छोड़ा है, उसी पे वो हमें लेके आते थे, और वही सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो
उनके टवर्ड्स भी एक वही वाली बात है ना कि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप लाइफ में कमा लेते हो तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। आप जब लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो जो लोग स्कूल टाइम पे या ग्रेजुएशन पे वही सारी चीज़ें मजाक बनानी, मैंने कोई वीडियो पोस्ट करी तो उसके मीम्स बनानी या उस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाना, आज वही लोग आगे क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे होता है, हमें क्या यूट्यूब पे कोई चांस मिल सकता है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं फिट इन कर लो, हमें कहीं ना कहीं अपने साथ एसोसिएट कर लो। तो जितने भी लोग थे जो उस टाइम पे एक मजाक बनाना, हर चीज़ को लाइटली लेना, वो वही चीज़ है कि आप जैसे जैसे अपने काम में ग्रो करते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो लोगों का माइंडसेट खुद बदलता रहता है। तो आपको कभी बोलना नहीं पड़ता, आपका जो काम है वही बोलता चला जाता है और आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, बस यही है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। तो मुझे ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स को तो प्राउड होता ही है, बट अब फैमिली जो होती है, सही मायने में जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारी केयर करती है, फिक्र करती है, ठीक है, सेल्फलेस हमें लव करती है, वो ज़रूर प्राउड फील करते हैं। मैं उनका तो ज़रूर कहूँगा कि जो प्राउड और जो प्राइड वाली फीलिंग है वो जेन्युइन उनके अंदर होती है। और कई बार जो लोग दिखावा कर रहे होते हैं वो सामने शो कर रहे होते हैं कुछ, लेकिन फील कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत, मतलब ये तो ऐसा ही टू फेस्ड दुनिया है हमारे ये इंडिया में। इंडिया में क्या, सब जगह ऐसा ही होता है। लोग आपके फेस पे कुछ और होते हैं और वो आपके बिहाइंड यू कुछ और बातें करेंगे, बट उससे मैं पर्सनली ये मानता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग को। कर तो यार हमारे पीछे जितनी मर्जी बात करो, हमें उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और हमारा एक मकसद, मेरा यही रहा है कि ठीक है यार, मैं खुद एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर जी रहा हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत ब्राइटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करूँ। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा है, हम लोग उसको कभी पे बैक नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर और हमें उस ऑब्लिगेशन को लाइफ टाइम तक उसको चलाना है। मतलब ये जितने भी मेरे माइंड में कई बार ऐसा होता है कि ये इतने सारे वृद्ध आश्रम्स और ये क्यों बने हैं, मतलब ऐसा इंडिया में ही ऐसा क्यों है, ऐसे बच्चे ही क्यों होते हैं जो अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ आते हैं। उनको ये चीज़ रियलाइज़ क्यों नहीं हुई कभी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना कुछ तुम लोगों के लिए करा है, पूरी लाइफ टाइम उन्होंने अपना सब कुछ, मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ अपनी सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। उनके पास कपड़े नहीं हैं तो चलेंगे, हमारे लिए नए कपड़े हैं। उनके पास फ़ोन नहीं है तो चलेगा, हमारे लिए नया फ़ोन है। मतलब मैं कई बार अपने फादर को भी ऐसे बात करता हूँ कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिशियल मीटिंग्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को एक प्रीवेसी और ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो मैं आईफोन ले रहा हूँ या मैं कुछ इस तरीके का फ़ोन ले रहा हूँ तो मैं अपने फादर को कई बार अब बोलता हूँ, मैंने कहा आप भी आईफोन ले लो यार, ये क्या सैमसंग वैमसंग, या मतलब ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, मतलब हम लोग के माइंड में वही है ना कि हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप भी यूज़ करो। लेकिन उनका नहीं, मैंने क्या करना है यार, मुझे तो फ़ोन उठाना है और काटना है। उनका वही फ़ोन चल रहा है, वही 6-7,000 रुपीज़ का उन्होंने लिया था आज से आई थिंक 3-4 साल पहले, और वो वही चला रहे हैं। उनको कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो हमें देख के खुश हो जाते हैं। तो और कुछ नहीं है हमारे का एक मोरल जस्टिफिकेशन। मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें एटलीस्ट अपने लिए नहीं अगर सक्सेसफुल होना तो अपने पेरेंट्स के लिए, वो सोसाइटी में एटलीस्ट एक बढ़िया एक अपर हेड करके चलते हैं। उन्हें आते जाते कई बार ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स मार्केट में चल रहे हैं तो उन्हें कुछ बच्चे मिल जाते हैं, वही रिगार्ड दे देते हैं, तो वही उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार, एटलीस्ट बच्चे तो हमें और बहुत अच्छे से बुला रहे हैं। अनजान लोग, अगर आपको कोई अननोन आके ऐसे बुलाता है ना तो बहुत अच्छा सा फील होता है। हम लोग को कई बार ऐसा फील होता है कि कभी कहीं किसी मॉल में, कहीं किसी कॉम्प्लेक्स में कई बार बच्चे मिल जाते हैं तो उनका एक जो वो जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है यार, हमने लाइफ में सच में कुछ करा है। उनके जो वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें ठीक लगती हैं। ऑल्दो मैं खुद को ये बिल्कुल नहीं मानता कि मैं कुछ सक्सेसफुल हो गया हूँ या कुछ है, वो चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, सक्सेस का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बट हाँ एटलीस्ट ये है कि जो लाइफस्टाइल हम लोग आज से 10 साल पहले जी रहे थे एटलीस्ट अब वैसा नहीं है। तो हमने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करा है, अगर बहुत कुछ नहीं करा तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी स्कूलिंग से लेके हो गए, जो आपके करंट जो लाइफ चल रही है उसको लेके हो गए। अब थोड़ा सा कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होंगे सर, जो हमारा लास्ट राउंड होगा। बिल्कुल, और उसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड ही पर्सनल कुछ पूछेंगे। तो सर जैसा कि मैं अगर देखूं आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, पहले के टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, मैं खुद की बात करता हूँ, मैंने 2011 में पास आउट किया था। आई एम फ्रॉम 2011 सेशन और आई थिंक यू आर फ्रॉम 2014 सर और 13 सेशन 13 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जो ये 10 साल बीते हैं, लगभग अप्रॉक्स जो 10 साल बीत गए हैं, इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी आए हैं, स्टूडेंट्स के अंदर भी आए हैं। स्टूडेंट्स का जो रिगार्ड होता था ना टीचर के प्रति उस टाइम पे और जो अब होता है, हम सबको पता है कितना होता है और कितना नहीं होता। मैं ये नहीं कहता मेजोरिटी, हर एक चीज़ का मेजोरिटी होता है और माइनॉरिटी होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अब उस लेवल का रिगार्ड नहीं करते, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं
जो करते हैं, स्टूडेंट्स आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन, आज के टाइम पे तो ज़्यादा ही है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है और भी मोबाइल से वो इन्फ्लुएंस है बहुत सारी चीज़ों से। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन रहे हैं जो आप स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे कि यार ये चीज़ें बड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इसका एक पर्टिकुलर टाइम है और उस टाइम पे ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक है रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा है आजकल के स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर। राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स हो गए, और फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं, कई बार इन्फ्लुएंस बुरा भी होता है, तो इसको लेके आप कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं? बस मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ होती है वो लाइफ में आपके लिए अच्छी है या आपके लिए बुरी है, ये डिसीजन मेकिंग आपको खुद एक पॉइंट पे आके लेना पड़ता है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस तब नहीं होते थे, डिस्ट्रैक्शंस उस टाइम पे भी होते थे, डिस्ट्रैक्शंस उससे 10 साल पहले भी होते थे, डिस्ट्रैक्शन तो चलते आए हैं हमेशा से। मतलब ह्यूमन डेवलप इस तरीके से हुआ है कि अगर मैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, अगर मैं सीधा रिलेशनशिप्स में आऊँ तो एक अगर हम बात करें कि अगर कोई एक बॉय क्राइटेरिया है तो उसका टवर्ड्स गर्ल्स एक अट्रैक्शन हमेशा से रहेगा, और एक जो गर्ल्स क्राइटेरिया है उनका एक अट्रैक्शन हमेशा से बॉयज़ के लिए रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को लड़कियों के टवर्ड्स अट्रैक्शन है या लड़कियों को लड़कों के टवर्ड्स है, ये एक आम बात है, ये एक नॉर्मल बात है। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे इस चीज़ पे कोई खुल के बात नहीं करता है। मेन बात ये है कि आपके पेरेंट्स भी आपसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाली जनरेशन्स अपने बच्चों से खुल के बात कर पाएँ, क्योंकि जो आज का सिनारियो है वो लोग कर सकते हैं, उस चीज़ को लिंक कर सकते हैं क्योंकि वो समझ सकते हैं। बट पहले चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे से इस बारे में कभी खुल के कोई बात नहीं करी, आपके पेरेंट्स ने मुझे नहीं लगता कभी खुल के ऐसे कोई बात करी होगी, या जो भी पिछला जो डिकेड गया है वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट ने इतना ज़्यादा खुल के बात करी होगी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लाइफ में आके आपको ज़रूर हिट करती हैं। चाहे आप अगर मैं टीनेज वाले एज ग्रुप में जाऊँ, 16, 17, 18, 19, तो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये चीज़ 100% हिट करेगी। जिसको नहीं भी करेगी ना, वो भी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि यार हाँ ठीक है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, या वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि यार मुझे भी कोई ना कोई चाहिए। चाहे ऐसा कभी होना चाहे, उसको नीड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि उसके फ्रेंड्स उसको इन्फ्लुएंस करेंगे या कोई इंसान उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग, आपके पास कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो आपको समझ सकता है, आपके शेड्यूल को समझ सकता है और जो आपके साथ आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे अपने खुद के ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जो स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहे हैं और आज टुडे दे आर हैप्पीली मैरिड। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही है। और वहीं पे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका स्कूल टाइम में बहुत प्यार हुआ करता था, आज मतलब अगर हम बात भी करें ना तो वो एक दूसरे को, मतलब वो नाम भी नहीं सुनेंगे, ऐसी हालात हैं। तो चीज़ें बस वहीं आ जाती हैं ना कि इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आप कहाँ तक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अब वहीं पे एक दो इंडिविजुअल्स ने एक दूसरे को इतना सपोर्ट करा, इतना कोऑपरेट करा कि वो दोनों ही लाइफ में आज सक्सेसफुल भी हैं और एज अ फैमिली वो एक बहुत अच्छी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। और वहीं पे दो लोग वो हैं जिन्होंने एक दूसरे को ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करा कि ना तो वो अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ अच्छी जी पा रहे हैं और ना ही प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जी पा रहे हैं। आप वहीं पे दोनों चीज़ों से भटक गए, आप पर्सनली भी भटक गए और आप प्रोफेशनली भी भटक गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी रिलेशनशिप जैसी चीज़ है जो कि कॉमन है टुडे, आज के वर्ल्ड में वो बहुत कॉमन है, अगर है तो आपको वो आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट ना करे। मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ, हाँ ठीक है यार, अगर तुम लोग के पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम लोग अपनी फैमिली के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते, ऑल्दो आप कर सकते हो, बट अगर आप नहीं करना चाहते, आप इतने ओपन नहीं हो अपने पेरेंट्स के साथ या आपके पेरेंट्स ओपन नहीं है एंड यू नीड समवन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर रहे, तो आपको अगर कोई ऐसा इंसान चाहिए तो दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज़, दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड योर करियर गोल्स। क्योंकि ये जो एज है 18, 19, 20, इसमें अगर आपने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रगल है। मतलब हम लोग देख चुके हैं और हम आज के टाइम में इतने सालों से इतने स्टूडेंट्स के टच में हैं, तो हम देखते आ रहे हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेसिफिकली आज के टाइम में जब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। इतना कंपटीशन अब बढ़ चुका है, हम कॉर्पोरेट्स को देखते हैं, और अगर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो सबको पता है यार, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग बुकिश चीज़ों पर टिके हुए हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सब स्किल्स पे टिके हुए हैं। तो अगर हमने जिस टाइम पे हमें स्किल डेवलप करनी थी उस टाइम में अपने अपना स्टेटस डेवलप करा, रिलेशनशिप स्टेटस, तो बस लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे कब
कितना टाइम अपना रिलेशनशिप को देना है, कितना टाइम अपने काम को देना है, कितना टाइम मुझे अपने स्किल इंप्रूवमेंट में देना है। इस चीज़ पे आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये डिसीजन मेकिंग ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो, वो डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर टीनेज खुद ही करेगा, वो टीनेजर खुद ही करेगा कि मेरे लिए 18 साल का मैं हूँ तो मेरे लिए इतना टाइम पढ़ाई को ठीक है, इतना टाइम मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ठीक है, इतना टाइम मेरे फ्रेंड्स को ठीक है। हर चीज़ का अपना टाइम होना चाहिए। मेरे एक सर होते थे, वो मुझे हमेशा से समझाया करते थे कि अब तो वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट वो मुझे हमेशा से समझाया करते थे कि एक बात आप अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि आप डू वन थिंग एट अ टाइम। मतलब अगर आप गेम्स खेल रहे हो ना तो आप गेम खेलो यार, सब भूल जाओ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सब भूल जाओ। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप सिर्फ खाना खाओ, तो आपको वहाँ से जो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी वो अलग ही होगी। अब क्या हो रहा है, आजकल के बच्चे क्या है, खाना खा रहे हैं साथ में ही वो या तो साथ में पबजी चल रहा है या साथ में कोई गेम चल रहा है या साथ में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना कि हम अपना फूड भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लाइफ में हमें कभी आगे नहीं जाने देती। ये बहुत बड़ा बैरियर है जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 80% मैं समझता हूँ बच्चे इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो ये चीज़ रियलाइज़ तब करते हैं जब वो 23-24 हो जाते हैं। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ऊपर डबल बर्डन आ जाता है कि आपको अपना करियर भी बनाना है, 24-25 में आपकी फैमिली से ही बर्डन आ जाता है कि यार ठीक है अब अपनी मैरिज वैरिज का भी सोचो, कुछ क्या करना है तुम लोगों ने, ये चीज़ करो। गर्ल्स का तो आई थिंक और अर्ली आ जाता है कई बार। कुछ फैमिलीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें लड़कियों को तो 19, 20, 21 में ही शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब बैंड वैंड बजा लो, अब बहुत गड़बड़ हो गई है, ये नहीं पता कि लाइफ का बैंड बज गया है। तो वो सेटल करना, डिसीजन मेकिंग करना वो आपके हाथ में। बट अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो नो वरीज। मतलब मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ और ना ही मैं फेवर में हूँ। अगर आप बैलेंस आउट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आपको दूर रहना चाहिए। मेन बात ये है। तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था उससे रिलेटेड आपने लास्ट में बोला, जो कि मैरिज को लेके है। मैं अपनी बात करता हूँ तो आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर इन February एंड आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज 25। और ऐसा नहीं है फैमिली प्रेशर में मैंने किया, मुझे एक टाइम पे जाके खुद फील होने लगा कि यार नाउ दिस इज द राइट टाइम, सो आई शुड डू। तो आपको थोड़ा प्रेशर होता है या आप, मेरे को कंफर्म नहीं है वेदर यू आर मैरिड और नॉट, और आपको अगर नहीं हो आप तो क्या प्रेशर तुम्हें मिलता है इस चीज़ का? एक फैमिली प्रेशर तो हमेशा से रहता है। आई एम नॉट येट मैरिड। एक फैमिली प्रेशर हमेशा से रहा है, बट मेरा पर्पज़ हमेशा से, मैं अपनी फैमिली को भी यही बोलता हूँ कि आई हैव सम बिगर गोल्स फॉर नाउ। हमारे कुछ गोल्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गोल्स के बीच में ये चीज़ ले आते हो, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, जो आपके कोऑपरेट करके आपको और हाइट्स पे ले जाए। बट समवेयर अगर एक डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ गया कहीं ना कहीं, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास एक लाइफ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई है जिसको आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। बिकॉज एज अ बॉय आप अगर किसी गर्ल को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, अपनी फैमिली में लेके आ रहे हो, तो उस लड़की के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि वो अपना परिवार छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के आपकी फैमिली में आ रही है, उसको एडजस्ट करना है। अब उसके लिए बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आप हो। वो आपके पेरेंट्स के साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं करेगी, वो या आपसे शेयर करेगी या अपने पेरेंट्स से शेयर करेगी। ऑल्दो हमारे पेरेंट्स एक ही हैं, बट स्टिल इनिशियली आपको जो टाइम देना पड़ता है फैमिली को, आपको जो चीज़ें, आपको जो सपोर्ट देना पड़ता है टू योर पार्टनर, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एज वेल, कि आपको मिल के आपको टाइम भी देना है, आपको फैमिली टाइम भी स्पेंड करना है। तो वहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके अगर गोल्स बीच में हैं तो वो आपके उस टाइम को कट आउट 100% करेंगे, वो कट आउट कर देंगे उस टाइम को, क्योंकि आपके मन में हमेशा आपका गोल रहेगा कि यार मुझे ये काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास आज थोड़ा कम टाइम है। क्योंकि आप जब मैरिड लाइफ में एंटर करते हो ना, तो आपको सडन चीज़ें मिलती हैं कि चलो यार आज मूवी भी देखने जाना है, चलो यार आज आउटिंग पे जाना है, आज मूड ख़राब है, आज ये करना है। वो चीज़ें क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से सुनता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मेरे लिए अभी मेरे गोल्स थोड़े बीच में आ जाते हैं और मैं उन्हीं पे काम करना चाहता हूँ। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी यही बोला है कि हाँ मैं अभी थोड़ा सा और सेटल आउट हो जाऊँ, मैं थोड़ा और अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लूँ, उसके बाद फिर ये चीज़ें ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई परफेक्ट एज है। इट इज़ कि जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको परफेक्ट फील हो, वो एक परफेक्ट टाइम है। बिकॉज इट्स योर लाइफ और ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के सुन के नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपका एक करियर
और आपका एक मैरिज, ये 2 चीज़ें हमेशा से आपके हाथ में होनी चाहिए, और कोई बीच में ना ही आए तो बढ़िया है। ऑल्दो हमारी सोसाइटी में बहुत लोग इन 2 ही चीज़ों में आएंगे, बट फिर भी अगर ना आए तो वो एक ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ रहती है। मैं भी इनफैक्ट यही कहता हूँ कि लाइफ में 3 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें 2 आपने बोली दिए और एक 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है। राइट इसी डायरेक्शन में चीजें जाती हैं। करेक्ट। तो सर ये हमारा जो पॉडकास्ट है इसमें बहुत सारे डिस्कशंस अभी तक रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ स्टूडेंट्स को आपकी लाइफ के अंदर जो एक्चुअली इनसाइट्स हैं वो मिली हैं अभी तक, और बस लास्ट के 2 चीजें हैं जिनको हम समाप्त करेंगे। तो सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ना क्यूरियोसिटी होती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है पूछना, बट स्टिल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, उनको मोटिवेशन ही यहीं से मिलता है कि रजत अरोरा सर जो है, जब उन्होंने इनिशियली अपने करियर को चूज किया या किसी तरीके से भी स्टार्ट करा, अप्रोच करा लाइफ के अंदर मॉनेटरी अर्न करने के लिए या प्रोफेशनली कुछ करने के लिए, और अब जब वो कर रहे हैं तो मॉनेटरी बेसिस पे क्या डिफरेंसेस आए हैं, उनकी अर्निंग जो है वो कितनी हो गई है, ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते होंगे मुझे लगता है। कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस यूट्यूब से पैसा ही पैसा बरस रहा है, और वो मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा यार यूट्यूब सिर्फ एक फॉर मी, ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा हो, बिकॉज हम लोग ना एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम लोग के ना इतने व्यूज़ हैं, ना हम लोग की इतनी रीच है। हम लोग आ जाते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब मैं अपनी बात करूं तो हम लोग सिर्फ 11th 12th और उसमें भी सिर्फ कॉमर्स में भी सिर्फ अपने सब्जेक्ट, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा ना एक बिल्कुल साइड में आ जाते हैं कि हम लोग का कुछ रेवेन्यू एज सच बहुत मेजर नहीं होता। तो आपको अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टार्टिंग से ही टवर्ड्स माय फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक ऐसे टाइम से निकलते हो जहाँ पे आपको पास बहुत कुछ नहीं होता, हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ प्रोवाइड करा है, मतलब कि उनके पास अगर पैसे नहीं भी थे तो भी सब कुछ दिया है, जितना वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते थे उन्होंने दिया है। बट हम लोग ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, हमने देखा है जिनके पास बहुत कुछ होता था, मतलब अगर हमारे पास बहुत है ना तो उनके पास बहुत होता था। तो उस सिनारियो को उनको देखते हुए मुझे एक चीज़ बहुत छोटी उम्र में समझ में आ गई थी कि आपको आपके फाइनेंशियल्स पे बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा किस तरीके से कमाना। तो आसान है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा अर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आपने अर्न कर लिया और अर्न करने के बाद आपने ख़त्म कर दिया ना, तो वहाँ पे आप बेवकूफ़ हो, मैं तो ये समझता हूँ। आप अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं इनिशियल से ही हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि पहली बात कि मेरी कोई एक स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जहाँ से आप एक अच्छा लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाओ। तो मैंने अपनी उसी तरीके की स्ट्रीम्स भी जनरेट करी कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यूट्यूब से अर्न कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं अपना टैक्सेशन से अर्न कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग थोड़ा बहुत काम कर लिया, कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे को वहाँ से डिविडेंड्स आ गए या कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया। तो फाइनेंशियल्स को एक अगर मैं सिस्टमैटिक मैनर में देखूं तो हम लोग का बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है कि यार ठीक है अब ये इन्वेस्टमेंट इनकम आ गया, अब कोविड है तो ऑफलाइन सारा का सारा बिल्कुल ही बंद है, तो वो बिल्कुल रुका हुआ है। ऑनलाइन में भी अगर हम देखते हैं तो बच्चे कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। हम लोग का जो अपना ऐप से अर्निंग हो गया, जो बच्चे प्रीमियम कोर्सेज लेते हैं थोड़ी सी वो अर्निंग्स हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है। बट हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग एक अच्छी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, खुद एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, एक ऊपर वाले का शुक्र है कि एक अच्छा हम लोग अर्न कर पा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। बट वही बात है ना कि जो हमारे विजन है, जो हमारे गोल्स हैं, उन पे काम करने के लिए आपका एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मैं अभी तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट 2-3 महीने में सबके सामने सब कुछ आ ही जाएगा कि फर्दर क्या हम बैक एंड पे क्या चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आपको जो एक बेसिक एक्सपेंडिचर चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो एक फिक्स कैपिटल चाहिए, तो आई थिंक उसको देखते हुए हम लोग कुछ भी जनरेट नहीं करते। जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो हम इंडिया में देखते हैं, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप भी कॉमर्स से हो तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि बिजनेस स्टडीज़ हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो मैं हमेशा से अपने बच्चों को बोलता आया हूँ कि यार वी आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, वी आर नॉट हेयर टू डू जॉब्स, वी आर हेयर टू प्रोवाइड जॉब्स। हमारा मकसद जॉब्स देना है। तो आप अपने आप को इतना अच्छे से जनरेट करो, आप चीज़ें डेवलप करो, वो ही एक चेन मैं भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ हद तक कर पाया हूँ, कुछ हद तक और करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अर्निंग्स
कि अगर हम बात करते हैं तो वो समवेयर बस यही है कि हाँ ठीक है, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है, मतलब कोई कमी नहीं है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी कमी नहीं है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, जितना हार्डवर्क कराना है उस चीज़ को रिवॉर्ड मिला है। बट वही बात है कि अगर हम और बड़े विजन पे सोचते हैं तो वो भी लगता है कि यार नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, वही चीज़ वही मैरिज वाली बात आ गई ना कि यार अपने टारगेट्स बढ़े हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग को कॉमर्स से है तो सेटिस्फेक्शन वो तो होगा ही नहीं तो वो कभी नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली सर, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम इसे समअप करेंगे। तो क्वेश्चन ये है सर, जैसा कि हमें पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे टीचर्स ने सफर किया है। मैं अपनी बात करता हूँ, 2-2.5 साल से मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चीज़ें सही चली, स्मूथ चली। इवन आप भी काफ़ी पहले से अडॉप्ट कर चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन से ऑनलाइन अडैप्ट किया या फिर जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, उन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। यूट्यूब पे आए हैं उनमें से कई सारे लोग, लेकिन स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आदत नहीं है और शायद इसी वजह से डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी उस लेवल पे नहीं है। क्या लगता है, अगर एक टीचर जो नया नया यूट्यूब पे आया है, अगर उसे अपने आप को ग्रो करना है, तो कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे उसे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें मुझे करनी है, तभी जाके मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ यूट्यूब पे एज ए टीचर? मैं पर्सनली इस चीज़ को अगर एक लाइन में समअप करूँ तो मैं यही कहूँगा कि कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी, दीज टू थिंग्स आर द किंग। आपका कंटेंट अगर बहुत अच्छा है और आप कंसिस्टेंट हो तो डजंट मैटर कि आपका वीडियो कैसा है, डजंट मैटर कि आपका ऑडियो कैसा है। ऑल्दो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन यूट्यूब पे भी बढ़ चुका है कि आपको ऑडियो वीडियो पे भी ध्यान देना होगा। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मैं तो 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं सिर्फ एक सेल फोन से ही शूट कर रहा था। मेरे पास ऑडियो जो मैंने माइक लगाया पहली बार वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास लगाया। उससे पहले मेरे पास माइक भी नहीं था। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, बिना माइक के ही बस मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, किसी तरीके से फैंस वैंस बंद कर देता था बिल्कुल। रूम छोटा सा होता था, छोटा सा बोर्ड होता था, तो ऐसा कोई वॉइस नहीं आता था, उसको बंद करके बिना माइक के भी काम चल जाता था। बट अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आपको पास एक क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें अगर आप सिर्फ ऑडियो का भी काम कर लो। वीडियो से तो आपके आजकल हर फ़ोन में कैमराज इतने ब्रिलियंट आ रहे हैं कि मतलब आपको कैमरा की ज़रूरत नहीं। आजकल फ़ोन नहीं है, आजकल फ़ोन कैमरा है। हर फ़ोन वाला फ़ोन ऐसे बनाता है कि वो कैमरा खरीद रहा है इंसान। तो कैमरा तो वहाँ से हो जाते हैं। एक प्रॉपर सा माइक आई गेस 500 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है, एक अच्छा गुड क्वालिटी माइक। एक माइक हो जाए और रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी आपको अगर मिल जाए कि आप वीक में, लाइक हम लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे को बिल्कुल नहीं करते, तो अगर आप वीक में 6 डेज भी, 6 वीडियोस भी, डेली बेसिस पे एक वीडियो भी अगर आप प्रोवाइड करो और कंसिस्टेंटली बिना किसी चीज़ के। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, हम लोग यूट्यूब पे कमाने के लिए आते हैं। मेन कंसर्न लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं कमा पाऊँ। तो अगर आप ये माइंडसेट लेके जाओगे कि मुझे कमाना है, तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद डिमोटिवेट हो जाओगे 100%। मतलब मुझे पर्सनली 1.5-2 साल तक कुछ भी नहीं आया था यूट्यूब से, 1.5 साल तक भी। मतलब एक जो $100 का लिमिट पूरा करने में ही मुझे 6 महीने लग गए थे, 6 से 8 महीने लग गए थे, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। क्योंकि ना इतना कंटेंट था, धीरे धीरे सीख रहे थे, ना नॉलेज थी। यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि हाँ यार इतना भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूट्यूब से भी अर्निंग्स होती हैं। तो यूट्यूब पे अगर कोई नए टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन यही है कि बस वो ऑडियो क्वालिटी अपना बहुत अच्छा रखें, अपना कंटेंट डिलीवरी पे थोड़ा सा अच्छा काम करें कि हम लोग क्या बढ़िया प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ नया प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। क्योंकि अब क्या हो चुका है कि अब ऑलरेडी देयर इज़ अ पूल, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। तो आप अगर कुछ अलग लेके आओगे, कुछ नया लेके आओगे, कुछ क्रिएटिव लेके आओगे, तो वहाँ से आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सम और द अदर वे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, लाइक हम लोग को डिजिटल बोर्ड्स लगाने पड़े, हम लोग डिजिटल बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आजकल पढ़ाने के लिए। बट वही काम है ग्रीन उससे भी हो जाता है, ग्रीन क्लोथ से। अगर हम लोग एक वही ग्रीन क्लोथ यूज़ करते हैं और उससे लैपटॉप से, आपकी ग्रीन स्क्रीन से एक बढ़िया काम हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता, आप इनिशियली शुरू कर सकते हो। आई गेस एक अच्छा पेन टैब 7,000 to 8,000 रुपीज़ का आई थिंक आ जाता है मैक्सिमम। एक अच्छा पेन टैब है, ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके इवन बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग ये इनिशियली बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं ऑनलाइन में, वो लोग भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी, एक नया कंटेंट आई मस्ट से, और एक गुड ऑडियो, ये 3 चीज़ों पे अगर कोई इंसान फोकस करे और 1 साल
सिर्फ 1 साल मैं बोलूँगा, ना कम बोलूँगा ना ज़्यादा बोलूँगा, बिकॉज अगर मैं 1 साल से कम भी बोलूँगा ना तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार अच्छा ये तो 4 महीने में ग्रो हो जाएगा, या कई लोग बोलते हैं कि 2 महीने में आप ग्रो कर जाओगे, 4 महीने में ग्रो कर जाओगे। लोग करते होंगे यार, मुझे नहीं पता, शायद करते होंगे, बट मैं नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का टाइम, और आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस डालनी है। एक वीडियो डेली डालो आप, या फिर आप 2 दिन में डालो, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि आज डाली फिर 2 महीने बाद आ रही है, फिर 1 महीने बाद आ रही है, तो वो यूट्यूब आपके चैनल को वैसे ही गिरा देगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। बस यही एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको अगर फॉलो करेंगे लोग तो 100% यूट्यूब पे ग्रो कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल सर। और मैं भी यही मानता हूँ कहीं ना कहीं कई सारे लोग जो है उनके माइंड में एक ये होता है कि मेरे को मेडिकल पर्पज से, मीन मॉनेटरी पर्पज से एक जगह पे आना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा लोग वो सक्सीड कर पाते हैं जो पैशनेट होते हैं अपने कंटेंट को लेकर। राइट, पैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट में सर मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को एक मैसेज दें, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, उन सबको एक मैसेज दें कि लाइफ के अंदर अगर आप सक्सीड करना चाहते हो, क्योंकि देखिए सक्सेस तो सबके लिए वेरी करता है, अलग अलग चीज़ के अंदर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग सक्सेस वेरी करता है। सक्सेस का एक्चुअली मतलब देखें तो सफलता है। अगर साइकिल चलानी नहीं आती और मैं सीख जाता हूँ तो वो भी एक सक्सेस ही है। right. वो बात अलग है, आजकल लोगों ने सक्सेस को अलग अलग मायने दे दिए हैं कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये कम सक्सेसफुल है, बट आई डोंट बिलीव। बट स्टिल जो भी अपने टारगेट को एक स्टूडेंट रखता है अपने माइंड के अंदर, अगर वो उसे अचीव करना चाहता है तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए उसे? लास्ट में मैं चाहूँगा आप मैसेज दें। मैं तो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता आया हूँ, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता होगा ये चीज़। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि एक लाइन अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखो कि एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में ना वो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, बस दैट एक्स्ट्रा इज़ रिक्वायर्ड। वो एक्स्ट्रा आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। मतलब आज अगर मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ तो मैं अपनी लाइफ में वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दूँ, एक छोटे छोटे एफर्ट। मतलब आप, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो आज का 10 मिनट, आज मैंने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा रीडिंग करी और मैंने आने वाले 30 डेज़ तक ये 10 मिनट्स ही एक्स्ट्रा करी है, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ उस 1 मंथ के टाइम में ही। तो एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्स्ट्रा का है, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद डालना पड़ेगा। आपके लिए कोई और आपको पुश नहीं करेगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं होंगे। भले ही वो आपके फेस पे ज़रूर बोल रहे होंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा या बहुत अच्छा लग रहा है, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में। 100 में से 99 लोग मैं समझता हूँ ऐसे होंगे जो आपको ऊपर से तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होंगे, बट वो ऑन द बैक एंड वो खुश नहीं होंगे कि आप ग्रो कर रहे हो। उनके मन में वही कंपैरिजन्स वाली चीज़ें हैं, उनके मन में वही चीज़ें हैं। एक इंसान ही होगा आई थिंक 100 में से एक, जिसमें आपके पेरेंट्स सबसे पहले होंगे या आपके बहुत क्लोज वंस अगर कोई हो तो वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होंगे। अदरवाइज आपको अपने लिए खुद ही करना है। और ये जो स्टूडेंट्स एज है, इसमें अगर आपने हैबिट डाल ली हार्ड वर्क की, वो एक्स्ट्रा एफर्ट की, बस वो एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड है, वो जिस दिन से आ गया उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। और हर दिन का एक एक मिनट अगर हम ऐड करते जाते हैं तो वो 1 साल में आपको 5 साल आगे ले जाता है, और वो बहुत बड़ा टाइम होता है। तो एक एक मिनट भी अगर हम ऐड करेंगे, एक मिनट एक्स्ट्रा भी आपको बहुत आगे ले जाता है। दैट इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल सर। तो लास्ट में समाप्त करते हैं सर इस पॉडकास्ट को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को आज के इस पॉडकास्ट में रजत अरोरा सर के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं वो सभी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगी, क्योंकि दोस्तों ये जो एक्सपीरियंसेस है ये एक्चुअली में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आइडियल से सीखना, अपने मेंटोर से सीखना। और हमारे इस पॉडकास्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम आपके सामने उन लोगों को ला पाएँ जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप एक इंस्पिरेशन मानते हैं, एक आइडल मानते हैं। एंड आई बिलीव दैट कि जो भी चीज़ें, जो भी बातें सर ने आपको बताई हैं, आप उसे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई ज़रूर करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।